पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अलग फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो ये है लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज का हमारा गोल है कि हम स्टडी करें हाउ टू डिराइव s is equals to ut plus half at square that is second equation of motion by graphical method। और इसके बाद हम समझेंगे हाउ टू डिराइव v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर से पहले ये जरूरी है कि आपने इसका पहला पार्ट देखा हो, ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था, यानी कि लेक्चर नंबर 5। ठीक है, उसमें मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। वो ग्राफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम उसी ग्राफ का यूज करने वाले हैं। सो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। और अगर आप अभी भी इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी किस तरह से डिराइव किया गया है। ठीक है, यानी कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पता है। So without wasting any time, let's jump right into the topic। आइए अब समझते हैं s is equal to ut plus half at square किस तरह से डिराइव किया जाए। ओके, सो ये ग्राफ तो आपने देखा ही होगा, यही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यही ग्राफ हमने यूज किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, और इसी ग्राफ का हम यूज करने वाले हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। तो ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो एक बार मैं जरा रिकॉल करा देता हूँ। आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्ट था जिसको आपने अज्यूम किया था पॉइंट डी पर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। ठीक है, अब वो यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन परफॉर्म करते हुए पॉइंट बी पर पहुंचा था, और वहां पर उसकी वेलोसिटी चेंज होकर उसकी वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी v बन गई थी। सही बात है। जब वो d से b तक पहुंचा तो उस टाइम ऑब्जेक्ट ने जो टाइम लिया था वो टाइम हमने OE से रिप्रेजेंट किया, और वो टाइम था स्मॉल t। सही बात है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को आप OD से रिप्रेजेंट कर रहे थे, फाइनल वेलोसिटी को आप OC से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहां तक की सारी बातें क्लियर है? पक्का? ओके, तो फिलहाल क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट डी से पॉइंट बी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा था, है ना? तो मैं ऐसा कहता हूं, लेट एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल ए। हमने एक ऑब्जेक्ट अज्यूम किया जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन है स्मॉल ए। ठीक है, अब जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट डी से पॉइंट बी तक यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा तो इस बीच उसने कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा, है ना? उसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा ना पॉइंट डी से पॉइंट बी के बीच में, है ना, कुछ टाइम टी में। तो वो डिस्टेंस क्या होगा? उसके लिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं, एंड इट कवर्ड डिस्टेंस s इन टाइम t। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, s डिस्टेंस कवर किया कुछ टाइम में, टाइम t में। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके, अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो अगर आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो पॉइंट डी है और ये जो पॉइंट बी है, ये जो लाइन यहाँ पे बन रहा है दोनों को ज्वाइन करते हुए, इसके नीचे जितना भी एरिया कवर हो रहा है ये एरिया जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। सही बात है ना? आपको लेक्चर नंबर 4 में मैंने यही बताया था। अच्छा, तो मैं अगर इस एरिया को क्या करता हूँ, मेजर कर लेता हूँ, तो मुझे डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूँ, इस एरिया को मेजर करता हूँ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो db के नीचे जो एरिया बन रहा है, यहाँ पे जो शेप बन रहा है वो एक्चुअल में दो शेप को मिलाकर बन रहा है। यानी कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है ना? ऊपर साइड आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है और ये नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को और इस रेक्टेंगल को दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, दोनों का एरिया को क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, तो आपको इस लाइन के नीचे जो शेप है उसका एरिया मिल जाएगा, यानी कि आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं कि S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है? यहाँ पे ट्रायंगल का नाम आप देख सकते हो BAD है, तो मैं लिख देता हूं BAD, बैड। ठीक है,
प्लस इसी में मैं ऐड करूंगा ये जो आपका यहाँ पे नीचे साइड रेक्टेंगल बन रहा है उसे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है डी ए, या फिर ऐसा बोल सकते हो डी ओ ई ए, ठीक है, डी ओ ई ए। क्लियर रहेगा यहाँ तक, पक्का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ एस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं हाफ इंटू, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, ट्रायंगल बी ए डी, इस ट्रायंगल के अंदर आपका बेस क्या होगा, बेस होगा ए डी, राइट, और हाइट होगा ए बी, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बेस ए डी इंटू हाइट ए बी प्लस, अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ओ ई ए दिख रहा है, यही है ना डी ओ ई ए, है ना। इस रेक्टेंगल के अंदर आपको इसका भी एरिया कैलकुलेट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो यहाँ पर लेंथ क्या है, यहाँ पर लेंथ होगा ओ ई, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है आपका ओ डी, राइट। तो ऐसा लिखता हूं मैं यहाँ पे कि लेंथ ओ ई इंटू ब्रेथ ओ डी। क्लियर रहेगा, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ओके, अब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लिखूंगा S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये जो AD है अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका AD है वो AD किसके इक्वल है, OE के इक्वल है। सही बात है, किसके इक्वल है, OE के इक्वल है। तो यहाँ पर AD के जगह पे आप क्या लिखोगे, OE लिखोगे, क्या लिखोगे, OE, फिर इंटू, अब अगर आप BA को देखोगे यानी कि AB को देखोगे तो वो AB जो है वो CD के इक्वल है, किसके इक्वल है, CD के। तो आप यहाँ पे AB के जगह पे CD लिख सकते हो, सही बात है, क्लियर रहेगा। फिर ये जो आपको प्लस दिख रहा है आगे प्लस लिख दो। अब OE वैसा का वैसा इंटू OD भी वैसा का वैसा, क्लियर रहेगा। अब देखो आगे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अब आपको पता है कि जो आपका OE है वो OE किसके इक्वल है, T के इक्वल है, सही बात है। आपको ये भी पता है यहाँ पे कि जो आपका CD है वो CD किसके इक्वल है, AT के इक्वल है, सही बात है। यहाँ पे आपको ये भी पता है कि जो आपका OD है वो OD किसके इक्वल है, वो V के इक्वल है, सॉरी वो U के इक्वल है ना। क्लियर है आपको। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपको बस इसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस हिसाब से ऐसा हो जाएगा कि S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OE के जगह पे हम लोग लिखेंगे T इंटू CD के जगह पे हम लोग लिखेंगे AT प्लस OE के जगह पे हम लोग लिखेंगे T इंटू OD के जगह पे हम लोग लिखेंगे U, ठीक है। अब अगर इसे मैं रीअरेंज करूं तो मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं S इज इक्वल्स टू, ये हाफ T इंटू ए टी दिख रहा है, इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, और ये T इंटू यू दिख रहा है, इसको मैं आगे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये T इंटू यू आगे आ जाएगा, T इंटू यू आगे आ जाएगा, प्लस ये हाफ इंटू T इंटू ए टी जो है ये पीछे चला गया। अब इसे कैसे रीअरेंज करना है देखो जरा, मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ S इज इक्वल्स टू T इंटू यू को मैं U इंटू टी बोलूंगा, और U इंटू टी क्या हो जाएगा, UT, तो UT प्लस का प्लस हाफ। अब देखो ये 80 इंटू टी होगा तो क्या होगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 80 स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज आपने कहीं देखा हुआ है, ठीक है। यस, यही है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर रहेगा। तो आई होप अब आप समझ गए हो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से डिराइव हुआ है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको वही करना है जो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए किया था, यानी कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट इस बार डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा नहीं करोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ ऐड कर दो, बल्कि आप लाइन DB जो है, ये जो लाइन DB है इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब इस एरिया को आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटल DOEB ये जो है ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t
फ्रॉम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEB। अब जिनको नहीं पता क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तो मैं उनको बता दूं कि कोई भी शेप जिसके 4 साइड हो, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, समझ रहे हो, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारी चीजें जो होती है वो क्वाड्रिलेटरल होती है। आपने क्लास 8th में पढ़ा है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल आपको बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर इस लाइन DB के नीचे, DOEB है ना। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा दिख रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ट्रेपेजियम। देखो ना, इसमें जो OD है और जो BE है, ये दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है ना। क्या है? पैरेलल लाइंस है। और बाकी के जो दो आपको साइड दिख रहे हैं वो पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपेजियम यही होता है ना, एक ऐसा शेप जिसमें सिर्फ एक पैर क्या हो? पैरेलल हो, बाकी के पैर पैरेलल ना हो, है ना, उसी को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये एक आपको ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है। अब आपको क्या करना है? इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू, यानी कि जो डिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आप बोलो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है? आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। डेट इज हाफ into sum of length of parallel side, क्या है? पैरेलल साइड into हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। चलो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कौन कौन है? OD और BE, ये दोनों ही पैरेलल है ना। ये जो OD है और ये जो BE है, यही तो पैरेलल है। तो इन दोनों के लेंथ को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे OD प्लस BE इंटू हाइट। अब हाइट क्या है यहाँ पे? तो हाइट है यहाँ पर OE, ठीक है। देखो ना, ये OE जो है यही तो है इस ट्रेपेजियम का हाइट, है ना। तो मैं हाइट की जगह पे OE लिखता हूं। नाउ S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OD जो है वो किसके इक्वल है आपको पता है? U के इक्वल है ना। प्लस BE जो है आपका, BE जो है वो OC के इक्वल है और OC जो है वो V के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली V लिख देता हूँ, ठीक है। इनटू ये OE के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? OE के जगह पे मैं यहाँ पे T लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब आपको एक और चीज पता है, आप ऐसा बोल सकते हो बट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अगर इस t को आप वहां लेके जाओ और इस a को यहाँ पर लेके आओ, यानी कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो इसे, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। क्या किया आपने? आपने जो t डिवाइड हो रहा था उसको वहां भेज के मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो a उधर आने के बाद t से मल्टीप्लाई होने वाला था उसको यहाँ पर भेज के आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए मिल जाएगा। अब t के जगह पे आप v माइनस यू अपॉन ए बोल सकते हो, है ना। तो मैं इस t के जगह पे, मैं इस चीज को इस t के जगह पे क्या करता हूँ? सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो मुझे आंसर मिलेगा s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस वी, और इस t के जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। इतना समझ में आ गया आपको? देयरफॉर अब आप ऐसा बोल सकते हो s इज इक्वल्स टू v प्लस यू ब्रैकेट v माइनस यू डिवाइडेड बाय ये हाफ का नीचे का जो 2 है वो 2, और ये a इधर हो जाएगा 2a। समझ गए? वापस एक बार समझाता हूँ, ये स्टेप अगर नहीं समझा है तो आपने क्या किया है? u प्लस वी दिख रहा है, u प्लस वी को आप v प्लस यू बोल सकते हो, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके पीछे मल्टीप्लीकेशन ही है। v माइनस यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब अपॉन में ये ऊपर का 1 तो चलो मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा, ये जो नीचे का 2 है, ये 2 को आप a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2a हो जाएगा। आई होप समझ गए रहोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अच्छा, अब जगह नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम। अब ये जो 2a आपको दिख रहा है, इस 2a को आप वो बाजू भेज दोगे और क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2a जब s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2as हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा v प्लस यू और v माइनस यू। सही बात है। अब आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है क्या जिसमें ऐसा होता है a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। मतलब a प्लस बी एक बार प्लस हो
और a माइनस बी एक बार माइनस हो और वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो, तो इस टाइम पे फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी तरह v प्लस यू और v माइनस यू ये दोनों एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, अब ये जो माइनस यू स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू के ये बाजू आके क्या होगा, माइनस, नहीं माइनस तो है पहले से, इस बाजू आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सीधा कर दूँ तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as बोल सकता हूँ, और यही है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया है बाय ग्राफिकल मेथड। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी समझ में आए। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है? सो तब तक के लिए